कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जो ईंट से नहीं बना, जिसे जोड़ा नहीं गया, बल्कि पूरी की पूरी पहाड़ी को काटकर बाहर निकाला गया, और वो भी ऊपर से नीचे। अगर यहाँ एक भी गणना गलत होती, अगर एक भी कट ज्यादा गहरा हो जाता, तो पूरा पहाड़ ढह सकता था। लेकिन आज 1000 साल बाद भी कैलाश मंदिर खड़ा है। सवाल ये नहीं है कि ये सुंदर क्यों है, सवाल ये है ये संभव कैसे हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की पहाड़ियां दूर से देखने पर साधारण लगती हैं। काली बेसाल्ट चट्टानें, सूखा इलाका और समय की मार झेलती हुई पहाड़ियां। लेकिन इन्हीं चट्टानों के भीतर छिपा है भारत का सबसे चौंकाने वाला रहस्य। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन। ये गुफाएं अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन जैसे ही आप गुफा संख्या 16 के सामने खड़े होते हैं, बाकी सब मानो पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। यही है कैलाश मंदिर। ये कोई गुफा नहीं है, ये कोई पहाड़ में खोदी गई जगह नहीं है। ये एक पूरी तरह स्वतंत्र खड़ा मंदिर है, जिसे चारों तरफ से काटकर एक ही चट्टान से बाहर निकाला गया। ऊपर शिखर, नीचे गर्भगृह, बीच में मंडप, नंदी, स्तंभ, सीढ़ियां, सब कुछ एक ही पत्थर में। जब आधुनिक आर्किटेक्ट पहली बार इसके नक्शे देखते हैं तो वे एक पल के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि दिमाग को ये स्वीकार करने में समय लगता है कि ये बनाया नहीं गया, बल्कि निकाला गया है। यहाँ कोई जोड़ नहीं दिखता, कोई मरम्मत की रेखा नहीं। सब कुछ एक सतत प्रवाह जैसा है, जैसे मंदिर पहले से पत्थर के भीतर मौजूद था और कारीगरों ने बस फालतू चट्टान हटा दी। यहीं से पहला झटका लगता है। अगर ये एक ही चट्टान है तो इसे शुरू कहां से किया गया होगा, नीचे से या ऊपर से? और यही सवाल हमें अगले रहस्य की ओर ले जाता है। इतिहास में जितनी भी महान इमारतें बनी, सबका एक ही नियम था, नीचे से ऊपर, पहले नींव, फिर दीवारें, फिर छत। लेकिन कैलाश मंदिर ने इस नियम को तोड़ दिया। यहां कारीगरों ने सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर हथौड़ा उठाया। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, न मंदिर का आकार, न गर्भगृह की गहराई, न अंतिम रूप की कोई झलक। बस एक निर्णय था, ऊपर से नीचे। ये फैसला अपने आप में जानलेवा था, क्योंकि नीचे से ऊपर बनाते समय गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन ऊपर से नीचे काटते समय गलती का मतलब होता है पूरा ढांचा खत्म। कल्पना कीजिए, हजारों टन चट्टान आपके नीचे है और आप ऊपर खड़े होकर हर कट ये भरोसा करके लगा रहे हैं कि नीचे जाकर सब कुछ सही बैठेगा। एक गलत कोण, एक ज्यादा गहरा प्रहार, और पूरा पहाड़ दरक सकता था। आज के इंजीनियर इसे कहते हैं नो मार्जिन फॉर एरर इंजीनियरिंग। कैलाश मंदिर में छत पहले बनी, फिर शिखर, फिर दीवारें और अंत में नीचे का गर्भगृह। ये ऐसा है जैसे कोई मूर्तिकार पहले चेहरे की आंखें बनाए और बाद में पूरा शरीर तराशे। यही कारण है कि आधुनिक आर्किटेक्चर में टॉप टू बॉटम कार्विंग को सबसे जोखिम भरा निर्माण तरीका माना जाता है। लेकिन 8वीं शताब्दी में बिना मशीनों के, बिना सेफ्टी सिस्टम के ये काम कर दिखाया गया। सवाल अब और गहरा हो जाता है। जब नीचे दिखता ही नहीं था तो कारीगरों को पता कैसे था कि कहाँ, कितना और कैसे काटना है? और इसी सवाल से अगला रहस्य जन्म लेता है। आज अगर कोई विशाल इमारत बनाई जाती है तो उससे पहले महीनों तक काम होता है। नक्शे बनते हैं, 3D मॉडल तैयार होते हैं, कंप्यूटर पर हर संभावित गलती पहले ही देख ली जाती है। लेकिन 8वीं शताब्दी में कोई कागजी ब्लूप्रिंट नहीं, कोई स्केल ड्राइंग नहीं, कोई ट्रायल मॉडल नहीं। फिर भी कैलाश मंदिर में हर अनुपात सटीक है। गर्भगृह की ऊंचाई, मंडप की चौड़ाई, स्तंभों की दूरी, सब कुछ ऐसे मेल खाता है जैसे किसी आधुनिक इंजीनियर ने पहले से सब गणना कर रखी हो। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टॉप टू बॉटम कार्विंग में आप नीचे जाकर नाप नहीं सकते, आप अनुमान पर काम नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है, क्या कारीगरों के पास पूरे मंदिर की मानसिक तस्वीर थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर का पूरा डिजाइन पहले मानसिक गणना में तैयार किया गया था। हर स्तर, हर कट, हर गहराई, सब कुछ स्मृति में। ये वही परंपरा थी जहां ज्ञान किताबों में नहीं, गुरु से शिष्य की स्मृति में चलता था। आधुनिक वैज्ञानिक इसे कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस एट एन एक्सट्रीम लेवल। आज हम बिना ड्राइंग एक साधारण घर बनाने से डरते हैं, लेकिन एलोरा के कारीगरों ने पूरे पहाड़ को ही अपना कैनवस बना लिया। और सबसे खतरनाक बात, अगर शुरुआत में की गई कोई भी गणना गलत होती तो गलती सुधारने का कोई दूसरा मौका नहीं था। यहीं से ये निर्माण सिर्फ कला नहीं, मानव मस्तिष्क की एक सीमा परीक्षा बन जाता है।
और अब सवाल ये है, इतनी सटीकता के लिए उनके हाथों में आखिर कौन से औजार थे? जब कैलाश मंदिर को देखा जाता है तो पहला सवाल यही उठता है, इतनी कठोर चट्टान को काटा कैसे गया? एलोरा की चट्टान साधारण पत्थर नहीं है, ये है बेसाल्ट, कठोर, घनी और बेहद मजबूत। आज भी इसे काटने के लिए हेवी ड्यूटी मशीनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन 8वीं शताब्दी में उस समय कारीगरों के पास थे लोहे की छेनी, पत्थर के हथौड़े, तांबे और लोहे के साधारण औजार। न कोई बिजली, न कोई मशीन, न कोई आधुनिक कटिंग टेक्नोलॉजी। फिर भी इतिहासकारों का अनुमान है कि करीब 2 लाख टन से ज्यादा चट्टान इस मंदिर को तराशने में हटाई गई। सोचिए, हर कट हाथ से, हर प्रहार मांसपेशियों से, हर दिन सालों तक। ये सिर्फ ताकत का काम नहीं था, ये था धैर्य, लय और गणना का खेल। कारीगर चट्टान की नसों को पहचानते थे, कहाँ प्रहार करना है, कहाँ नहीं। एक गलत जगह मारा गया हथौड़ा पूरी दरार फैला सकता था। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाला सवाल उठता है, इतनी विशाल मात्रा में जो पत्थर निकाला गया, वो गया कहाँ? न आसपास कोई पहाड़ बना, न कोई विशाल ढेर मिला, न किसी ग्रंथ में साफ जिक्र। इतना बड़ा ऑपरेशन और उसका मलबा मानो इतिहास में कहीं गायब हो गया हो। यहीं से कैलाश मंदिर सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि एक अनसुलझे रहस्य का रूप लेने लगता है। और यही रहस्य हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। कैलाश मंदिर की इंजीनियरिंग जितनी चौंकाने वाली है, उससे भी ज्यादा परेशान करता है एक सवाल, इतना पत्थर गया कहाँ? अनुमान है कि मंदिर को तराशने में करीब 2 से 3 लाख टन बेसाल्ट चट्टान हटाई गई। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि आज के समय में भी हजारों ट्रक लग जाएं। लेकिन एलोरा के आसपास न कोई विशाल पत्थरों का ढेर है, न कोई परित्यक्त खदान, न कोई लिखित इतिहास। यहां अचानक चुप हो जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये पत्थर दूर ले जाकर किसी और निर्माण में इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल उठता है, इतनी भारी चट्टानें बिना पहिए, बिना पक्की सड़कों के इतनी दूर कैसे ले जाई गईं? कुछ लोग कहते हैं चट्टान को छोटे टुकड़ों में तोड़कर आसपास की घाटियों में फेंक दिया गया। लेकिन भूवैज्ञानिक सर्वे ऐसी किसी असामान्य परत की पुष्टि नहीं करते। और फिर एक और अजीब बात, इतना बड़ा प्रोजेक्ट राजा कृष्ण प्रथम के शासन में हुआ, लेकिन किसी शिलालेख में मलबे के निपटान का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। ये ऐसा है जैसे निर्माण का आधा सच जानबूझकर इतिहास से हटा दिया गया हो। आज के वैज्ञानिक इसे कहते हैं लॉजिस्टिकल ब्लाइंड स्पॉट। मंदिर सामने है, पर उसके पीछे का श्रम, परिवहन और मलबा सब धुंध में खोया हुआ। यहीं से कैलाश मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी बन जाता है। जब इतिहास के महान निर्माणों की बात होती है तो कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। मिस्र के पिरामिड, जॉर्डन की पेट्रा, कंबोडिया का अंकोर वॉट। इन सब को देखकर इंसान हैरान होता है। लेकिन जैसे ही कैलाश मंदिर को इनके साथ रखकर देखा जाता है, एक फर्क साफ उभर आता है। मिस्र के पिरामिड लाखों पत्थरों को जोड़कर बनाए गए, हर ब्लॉक अलग, हर परत धीरे धीरे ऊपर उठती हुई। ये अद्भुत श्रम था, लेकिन गलती होने पर पत्थर बदला जा सकता था। पेट्रा चट्टानों को काटकर बनाई गई, लेकिन ज्यादातर कार्विंग सामने की सतह तक सीमित है। पूरा ढांचा एक स्वतंत्र मंदिर की तरह नहीं उभरता। अंकोर वॉट बेहतरीन प्लानिंग और ज्यामिति का उदाहरण है, लेकिन वो भी ब्लॉक बाय ब्लॉक निर्माण है। और फिर आता है कैलाश मंदिर। ये न जोड़ा गया, न ऊपर चढ़ाया गया, न सतह पर उकेरा गया, बल्कि पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से काटकर एक मंदिर बाहर निकाला गया। दुनिया में शायद यही एक ऐसा उदाहरण है जहां संरचना पूरी तरह मोनोलिथिक है। कार्विंग अंदर और बाहर दोनों ओर है, और निर्माण ऊपर से नीचे किया गया है। इंजीनियरिंग की भाषा में कैलाश मंदिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कंस्ट्रक्शन है। एक बार शुरू हुआ तो रुकने का कोई रास्ता नहीं। यही कारण है कि इतिहासकार आज भी कहते हैं कि अगर प्राचीन दुनिया में कोई संरचना मानव क्षमता की चरम सीमा दिखाती है तो वो है कैलाश मंदिर। आज की दुनिया में इंजीनियरिंग कभी इतनी उन्नत नहीं रही। लेजर स्कैनिंग, एआई बेस्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रोबोटिक कटिंग, सब कुछ मौजूद है। फिर भी जब आधुनिक इंजीनियर कैलाश मंदिर को देखते हैं तो वे एक शब्द बार बार दोहराते हैं, एक्सट्रीमली हाई रिस्क। आज अगर यही मंदिर बनाना हो तो सबसे पहले पहाड़ को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाएगा। हर स्तर पर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स लगाए जाएंगे। हर कट के बाद सेंसर से जांच होगी। लेकिन कैलाश में कोई टेम्परेरी सपोर्ट नहीं, कोई स्ट्रेस मॉनिटरिंग नहीं, कोई सेकेंड अटेम्प्ट नहीं। टॉप टू बॉटम कार्विंग में सबसे बड़ा डर होता है स्ट्रक्चरल कोलैप्स। ऊपर से हटाया गया भार नीचे के संतुलन को बदल देता है। आज भी इस तरह का काम बिना रीइंफोर्समेंट लगभग असंभव माना जाता है। इसीलिए कई मॉडर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर आज ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए तो इसे एक्सपेरिमेंटल कहा जाएगा,
न कि यूटीन कंस्ट्रक्शन। और सबसे बड़ा झटका, कैलाश मंदिर भूकंप, बारिश और समय तीनों झेल चुका है। 1000 साल बाद भी उसका संतुलन जस का तस है। ये बात आधुनिक विज्ञान को असहज कर देती है, क्योंकि सवाल उठता है, क्या हमने तकनीक में तरक्की की है या हमने सिर्फ सुरक्षित रास्ते चुनना सीख लिया है। जब कैलाश मंदिर की गणनाएं, औजार और तकनीकें आधुनिक विज्ञान को असहज कर देती हैं, तो एक सवाल अपने आप उठता है, क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग थी? इतिहास हमें बताता है कि प्राचीन भारत में निर्माण सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं था, ये एक दर्शन था। कारीगर सिर्फ पत्थर नहीं काट रहे थे, वे पहले मन में पूरे मंदिर को देख रहे थे। शिल्प शास्त्र और वास्तुशास्त्र में इसे कहा गया मानसिक प्रतिरूप, मेंटल ब्लूप्रिंट। कैलाश मंदिर में गणित है, समरूपता है, लेकिन साथ ही एक गहरी प्रतीकात्मकता भी है। पूरा मंदिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत का रूप है। ऊपर शिखर, नीचे धरती और बीच में मानव और देव का संगम। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस तरह की संरचना केवल नापतोल से नहीं बन सकती। इसके लिए चाहिए था पीढ़ियों का अनुभव, गुरु शिष्य परंपरा और एक ऐसा समाज जो समय को दुश्मन नहीं, सहयोगी मानता था। आज हम पूछते हैं इसे कितने साल लगे, लेकिन शायद उस समय सवाल ये नहीं था। शायद सवाल था, इसे सही कैसे बनाया जाए। कैलाश मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि प्राचीन ज्ञान हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी-कभी वो इतना परिपक्व होता है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। और यहीं से अंतिम अध्याय की नींव पड़ती है, जहां रहस्य नहीं बल्कि एक आईना हमारा इंतजार कर रहा है। कैलाश मंदिर सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये भविष्य के लिए एक सवाल है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव क्षमता केवल तकनीक से नहीं, दृष्टि, धैर्य और साहस से भी बनती है। शायद हम आज ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा तेज हैं, लेकिन क्या हम उतने ही निडर हैं? कैलाश मंदिर खड़ा है, मानो समय से पूछ रहा हो, क्या प्रगति हमेशा आगे जाना है या कभी-कभी पीछे देखकर समझना भी? कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, वे हमें हमारी सीमाएं दिखाने आते हैं। अगर आपको लगता है कि इतिहास में अभी भी ऐसे रहस्य छुपे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री कंटेंट के लिए डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।